So students, you are having your fortnightly test on Monday. सर हाँ जी। सर वही पूछना था मुझे, उसमें क्या क्या आएगा, कहाँ तक का। हाँ, उसमें एक तो हमने क्या किया था, डायमेंशंस किए हैं। यस सर। तो डायमेंशन आएंगे और यस सर। सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी यस सर। और राउंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो राउंडिंग ऑफ डिवीजन में करते हैं वो सब आएंगे। ठीक है। और वैसे सिलेबस आपको मिला होगा, मैसेज में सब यस सर, दिया सब गया में है। मिल गया, बस फिजिक्स का हाँ, ही रह गया था। नहीं फिजिक्स में ही मैसेज गया है तो। सर एक बार वेक्टर बना दो सर। हम्म। वेक्टर तो समझ नहीं आया सर। वेक्टर क्या समझ नहीं आया? सर वेक्टर वेक्टर में क्या चीज समझ में नहीं आई ये बताएंगे। सर स्टार्टिंग में सर जो आपने वो डायग्राम से बनवाए थे सर दो तीन, वो समझ में नहीं आया सर। हाँ, उससे भी करेंगे वेक्टर को। पहले मैं इसमें, क्योंकि टेस्ट में भी आया है, राउंडिंग ऑफ के रूल्स ले रहा हूँ, एक बार वो रिवाइज करते हैं। ठीक है। यस सर। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। तो हम पहले वो डिस्कस करते हैं जिससे टेस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। तो टेस्ट के लिए मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ आपको। एक तो आएगा हमारा डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड राउंडिंग ऑफ रूल्स। तो ये सब आने वाले हैं, ठीक है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब रूल्स देखते हैं। फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट, फर्स्ट रूल, if the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged। सपोज कोई डिजिट हमें ऐसा गिवन है और इसमें से हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रखने हैं। ये वाला डिजिट हमें ड्रॉप करना है और ये 3 जो है 5 से स्मॉलर है। तो इससे जो पहले वाला डिजिट है इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 21.367। ऐसे अगर ये कोई डिजिट है और इसमें हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रखने हैं, ये 2 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, 2 हटा रहे हैं और हमें 8 तक रहना है, 3 डिजिट तक रखना है हमें डेसिमल के बाद। तो इससे पहले है 8, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 to 8।
ये फर्स्ट रूल क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। हाँ, ये आसान आसान है, बस हमें ध्यान रखना है। तो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मुझे बताना जरा, लेटेंट हीट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं? सर हीट अपॉन मास। हीट अपॉन मास मालूम नहीं मुझे, अभी एक ने बताया ये, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? सर ठीक है वैसे ये। वही तो, अभी औरों से पूछने दो फिर बताता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है लेटेंट हीट का? नहीं पढ़ रहे? डायमेंशन पढ़ लो, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, जो भी हीट वाले ना वो वाले भी सब कर लो, कुछ छोड़ना नहीं है कोई। और प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, सरफेस टेंशन, कुछ छोड़ना नहीं है। तो रिवीजन कर लें, अभी सही बताया तुमने, ओके सर। ब्रिजेश ने सही बताया। हीट अपॉन मास, Q इक्वल टू ml, इसमें L लेटेंट लेटेंट हीट होती है, यहाँ लिख रहा हूँ Q इक्वल टू ml। L लेटेंट हीट है, ये मैंने पूछा था, इसकी डायमेंशन। Q हीट है, तो इसलिए Q बाई मास, तो ये लेटेंट हीट की डायमेंशन आएगी। तो सब रिवाइज कर लें फॉर्मूले, जो हमने नहीं किए वो भी रिवाइज कर ले, क्योंकि सब आएंगे टेस्ट में, ठीक है? इफ सेकेंड रूल देखते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, तो क्या रूल लगेगा? प्रीसीडिंग डिजिट इज then the preceding digit is increased by 1। तो जिस डिजिट को हम ड्रॉप करने वाले हैं, अगर वो 5 से ग्रेटर है, तो उससे पहले वाले डिजिट को हम 1 यूनिट इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारे पास नंबर है, इसमें डेसिमल के हमें 3 प्लेस तक रख राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद ओनली 3 रखने हैं, इसको हमें रिमूव करना है, और ये 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए इससे पहले वाले नंबर, प्रीसीडिंग मतलब जो इससे पहले है 7, उसको हम 1 यूनिट इंक्रीज कर देंगे। ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री सिक्स सेवन तो ये अगर हमारा 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 यूनिट इंक्रीज कर देंगे। एक मिनट, तो ये हो जाएगा 368। 21.368, इसको हटा के ये 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया। इसी तरह से अगर ये कोई नंबर है और हमें ये डिजिट रिमूव करना है 9, तो ये 5 से ग्रेटर है, तो 4 को एक इंक्रीज कर देंगे इससे पहले वाले डिजिट को, ये हो जाएगा 18.23 एंड 5, 235, इसको हटा के ये एक प्लस कर देंगे। नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड
is 5 followed by non-zero digits. Then the preceding digit is increased by 1. तो देखें जरा, अगर हमारे पास ये नंबर हो, हमें ये 5 ड्रॉप करना है, तो इससे पहले वाले और 5 के बाद भी नंबर है, 8 7 और लिख देता हूँ, या एक भी नंबर हुआ 5 के बाद, हमें 5 ड्रॉप करना है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं, तो इसको हम एक इंक्रीज कर देंगे, 23.47। ये 5 ड्रॉप करना है, इसके बाद और भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी कोई डिजिट डिजिट है, तो इससे पहले वाले नंबर को एक इंक्रीज कर देंगे। ये हमारा रूल नंबर 3। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। हाँ, आसान रूल है, बस खाली आपको लर्न करना है, धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब देखें, अगर डिजिट को ड्रॉप करना है हमें, if the digit to be dropped is 5, अगर खाली 5 को ड्रॉप करना है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, दो बार आ गया, एक मिनट, अच्छा द लिखना था वो, एक मिनट, then the preceding digit is left unchanged, if it is even, ऑड होगा तो एक बढ़ा देंगे, इवन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा है, खाली 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 5 को ड्रॉप करना है, इससे पहले इवन नंबर है, तो उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फाइव को ड्रॉप करना है हमें, उससे पहले इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं करेंगे। डेसिमल के 2 प्लेस रखना है, 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम इवन नंबर को ऐसे रखेंगे, अगर ऑड हुआ तो उसे एक इंक्रीज कर देंगे। ये नेक्स्ट रूल है।
if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd. अब हमें 5 को रिमूव करना है। इसके पहले ऑड नंबर है तो उससे एक इंक्रीज कर देंगे, इवन होता तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं इसको, तो 48 हो जाएगा। अब हमें 5 हटाना है यहाँ से, इसके पहले ऑड नंबर है तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे 12.24। तो ये हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स हुए, ये सब याद रखने हैं आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपको बुकलेट भी मिली है, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, उससे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखते हैं, अगर सब या डिफरेंस कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से बोलो। सर मैं आज के साथ, तो सर मुझे पूछना कि कितना कोर्स हो गया और कितनी क्लास हो चुकी है आपकी। कौन बोल रहे हैं, नाम बताओ। सर आईडी तो संजय कुमार के नाम से, मेरा नाम बाकी लक्ष्य है। लक्षित? लक्ष्य सर, लक्ष्य। लक्ष्य, तुमने आज से ज्वाइन किया है? यस सर। हाँ, तो हमने इसमें डायमेंशंस किए और सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका कुछ पार्ट हमने कर लिया है। ये सब राउंडिंग ऑफ हम आज कर रहे हैं, और इसके अलावा हमने ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, यहाँ तक हमने किया है। ठीक है, अपने फ्रेंड से एक बार नोट्स देख लेना। हम्म आपकी सर कितनी क्लास हो चुकी है यहाँ पर ऑनलाइन? ऑनलाइन 3-4 क्लास हो गई मेरे ख्याल से, ये स्टूडेंट्स बताएंगे, इनसे पूछ लेना कितनी क्लास हुई। तो सर मैं वो तो सब न्यू क्लासेस, स्टूडेंट हूँ, अभी कोई जानता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जान जाओगे, किसी से भी बात कर लेना, सब हेल्प करेंगे। और यस आपके सर। जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो उनसे हेल्प लेंगे, फ्रेंड्स से हेल्प लेंगे। बाद में फिर आपकी रिवीजन क्लास बाद में सर हम 4 लोग क्लास हो कर गई लेंगे। है। 4 क्लास हुई है तो बस सही है, 4 क्लास हुई है, अभी ज्यादा हो गई है। तो सर अगर मेरे को इस क्लास में समझ नहीं आया, मतलब रिकॉर्डेड में, तो फिर आपसे पूछ लें? हाँ, तो फिर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और सम और डिफरेंस इसमें कैसे निकालते हैं। सर थोड़ा सा पकड़ दीजिए सर, नोट डाउन करना था। अच्छा, 1 मिनट। अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। द सम और डिफरेंस of two numbers
सर पूरा कर दो सर, स्टार्टिंग से कर दो सर। स्टार्टिंग से करो चलो। ओके सर। कर दो सर, नीचे कर दो। ऊपर कर दूं? यस सर। हो गया सर। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या रूल यूज करेंगे। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should be reported to same number of decimal places as that of the original number with number of with minimum number of decimal places। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग क्या हुआ? मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सपोज ये कुछ नंबर लिख रहा हूँ पहले मैं,
सपोज ये 4 डिजिट नंबर है, इनको हमें सम करना है। तो सम करने के बाद डेसिमल के बाद हम कितने प्लेस रखने हैं ये इस रूल से डिसाइड करना है। इन सब में जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ प्लेस होंगे उतने प्लेस हमें रखने हैं। इसमें 4 प्लेस हैं, इसमें 3, इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें 3। तो जो सबसे कम नंबर ऑफ प्लेस है मिनिमम, वो सबसे कम इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस। इसलिए हम जो फाइनल जो भी आंसर आएगा ये सब सम करने के बाद उसमें डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले तो जो भी नंबर आएगा वो रखेंगे, डेसिमल के बाद हम खाली 2 प्लेस रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्लेस कम से कम वाले लेना है इन चारों में। एडिशन में भी ऐसी होगा, और सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं कोई भी 2 नंबर का तो उसमें भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सेम रूल अप्लाई करना है हमें। ये रूल समझ में आया आपको? यस सर। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओगे। अगर इन 4 नंबर को मैं सम करता हूँ तो इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस आएंगे? सर सर ये 1। 1। 1 One. ओनली। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम वाला देखना है हमें, मिनिमम डेसिमल के बाद एक प्लेस है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, 4 नंबर है तो हम ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन होगा तो खाली 2 नंबर होंगे, तो जो भी 2 नंबर हम लेंगे सब्ट्रैक्शन में, उन नंबर्स में हम देखेंगे जो भी डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसमें होंगे उतने डिजिट हमें यहाँ पे फाइनल आंसर में रखने हैं। एकदम आसान रूल है। सर इनको ठीक सर है, ऐड करेंगे या फिर सर पहले राउंड कर लेंगे चारों को? राउंड ऑफ करके सम करेंगे, फिर जो भी आएगा उससे राउंड ऑफ करना है और एक डिजिट रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल सर दिखा दीजिए सर। भाई इसीलिए तो इतने सारे अभी रूल हमने डिस्कस किए। एक एग्जांपल भी बताता रहा हूँ। कोई भी डिजिट ले लो, जैसे कि मान लो मैंने ये डिजिट लिया, इसको सम किया मैंने। यहाँ पे आया 4, यहाँ आया 3, ये आया 3, ये आया 5, ये आया 3। पहले तो नॉर्मल सम कर दिया, ये एडिशन कर रहे हैं। अब हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है मिनिमम, तो हमें 2 प्लेस रखने हैं, 5 3। तो 3 के बाद हम इसको छोड़ देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो इसलिए ये नंबर आ गया हमारा 3.53, इतना तक रख के छोड़ देंगे। ठीक है। अब रूल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के। सिग्निफिकेंट फिगर्स in the product or quotient of 2 numbers.
जब हम कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, दो नंबर लिए हमने, दो से आधा हो तब भी ये रूल लगेगा। पहले रूल लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of significant figures as that of the original number with minimum number of significant figures। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में हमें उन दोनों नंबर में से जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे टोटल उतने डिजिट रखने हैं। जैसे कि सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.38, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अब जो भी रिजल्ट आए इसका, उसमें हमें कितने डिजिट रखने हैं, इसमें है 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। टोटल देखेंगे, अब डेसिमल से मतलब नहीं है। और इसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, इन दोनों में से जो सबसे कम वाला है 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए फाइनल रिजल्ट में। ये रूल अप्लाई करेंगे। ऐसे और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये 3 नंबर लिए हमने। अब देखेंगे जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, इनको देख के बताओ। सर 3। 3, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 4 और इसमें 6, तो इन सब में मिलाकर जो सबसे कम डिजिट होंगे जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट। अब डेसिमल नहीं देखना है इसमें, हमें खाली टोटल नंबर ऑफ डिजिट देखने। तो फाइनल रिजल्ट में हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे। ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे चलूंगा। समझ में आया? सर नीचे कर दो सर स्पेस। ऊपर कर दूं? यस सर। हाँ, यहाँ से था रूल, ये देखो, यहाँ से।
नीचे कर दो सर। ऊपर कर दो। ये आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्लियर नहीं आवाज। हो गया सर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस वेक्टर्स पे। सर 1 मिनट। हाँ, सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे इससे संबंधित। इसी में, हाँ बताओ। सर मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तुम ऐसे हिंट बोलो, क्या है, तुम कंसेप्ट बोलो। सर, सर इसमें देखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 600 मीटर प्लस 600 मिलीमीटर विद ड्यू रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट डिजिट। 600 मीटर प्लस 600 मिलीमीटर। यस सर। ओके, हाँ तो अब ये एडिशन कर रहे हैं ना हम। यस सर। एडिशन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? सर यही क्वेश्चन है पूरा। नहीं, यही तो कह रहा हूँ, इसमें 0 डिजिट है ना, डेसिमल नहीं है। यस सर। तो इसलिए फाइनली हमारा डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो ये अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको तो ये 0.6 मीटर हो जाएगा, तो 600.6 आ गया। सर पर ये आंसर मान ही नहीं रहा, इसका आंसर 601 आ रहा है हाँ मीटर। तो 601 ही होगा ना इसका। ये तो पहले सम किया हमने। यस सर। अब हमें यहाँ पे 3 डिजिट है, डेसिमल नहीं है, तो हमें 3 डिजिट रखने हैं। तो इस जीरो को, ये 5 से ग्रेटर है तो इसलिए राउंड ऑफ करके 1 कर दिया इसे, है ना। सर सम करने पे उसे मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सर उसके बाद तो पॉइंट है उसमें। बाद में आया ना, शुरू में नहीं है। बाद से मतलब नहीं है, जो इनिशियली हम देखेंगे उसमें गिवन नहीं है डेसिमल, इसलिए डेसिमल नहीं लेंगे। ठीक है, सर दूसरा क्वेश्चन बोलो। दूसरा ही बोलो। सर द वैल्यू ऑफ 0.99 माइनस 0.989 with due regards to the significant digit will be। माइनस 0 पॉइंट, सर 0.989। हाँ तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? इसमें 2 है, इसमें 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं हमें मैक्सिमम। ठीक है, यस सर। उसके हिसाब से आंसर रखो। तो कितना आ गया? तो 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0.001 है, 0.01 आ जाएगा। फिर वो 2 डिजिट जब रखोगे 0.001, तो 1 को तो चला जाएगा, तो 0.00 ही आ जाएगा, है ना। यस सर। तो ऐसा करेंगे। ओके सर, हो गया। हाँ, अब वेक्टर्स देखते हैं। तो वेक्टर्स में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा था, जो कि अभी कोई स्टूडेंट बोल भी रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। किसी को डाउट था ना? सर किसको डाउट था? यस सर, मुझे 10 डाउट। सुधांशु, हाँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या डाउट है बोलो। एंगल सर वो समझ में नहीं आया सर, फॉर्मूला सर आपने। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, ठीक से बोलो, फिर से बोलो। सर जो आपने प्रूफ दी थी की समझ में नहीं आया था सर बिल्कुल भी। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, और जोर से बोलो, जोर से बोलो। सर उसके बेस पे सर वो समझ में नहीं आया था सर। क्या चीज समझ में नहीं आ रही?
क्लास में और लोग सुन रहे हैं, मुझे समझाएं क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं सर, प्रूफमेंट बता दो। सर हैं? सर इससे कहने का मतलब है जो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था ना, उसे ये समझ हाँ, नहीं आया बिल्कुल भी। बड़ा आसान रूल था, फिर से समझा रहा हूँ। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर हमें इसका सम करना है तो ये हेड कहलाता है, ये टेल है। ये हेड, ये टेल। टेल और हेड ज्वाइन करने हैं हमें। तो ये ए वेक्टर, इसमें ये बी वाला वेक्टर ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, और फिर ट्राइंगल कंप्लीट कर देंगे। जहां पे हेड आया वहां हेड ले लेंगे, जहां टेल थी वहां टेल लेंगे। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ये दोनों वेक्टर का सम आ गया। इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही है, और ये जो एंगल है ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये ए वेक्टर से इस एंगल पर है। ये एंगल हम मेजर कर लेंगे। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। अब बताओ मुझे इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर के आगे सर आपने कुछ सर, वो क्वेश्चन है तो समझ में नहीं आया सर। तुम्हारी आवाज फिर नहीं आ रही, कुछ माइक में प्रॉब्लम है तुम्हारे ऑडियो में, क्लियर नहीं आ रही आवाज। बोलो क्या डाउट, क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। यही कलर हो गया सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो ये हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा। इसी तरह आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, दो वेक्टर गिवन होंगे हमें। सपोज ये रहा वेक्टर ए, और ये हमारा है वेक्टर बी। तो इनसे ये, इसमें हम टेल और टेल ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनाएंगे। इससे ये दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। तो बी वेक्टर अगर ऊपर ऐसे गिवन है, और ए वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल गिवन है, तो सबसे पहले हम दोनों की टेल ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन अगर रेक्टेंगल ना बन रहा हो तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसे कंप्लीट कर देंगे। और जो वेक्टर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये इन दोनों वेक्टर का सम होगा। इसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अब ऐसे दो वेक्टर गिवन है हमें, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस लॉ में हम दोनों की टेल ज्वाइन करते हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, यानी इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ऐसे करके पैरेललोग्राम बना लिया हमने। ये हमारा बी वेक्टर है। और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो वेक्टर जाएगा, ये वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसे हम इन दोनों का रिजल्टेंट या सम कहते हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। और एग्जांपल लेता हूँ। ये तो एग्जांपल समझ में आए क्लास में आप लोगों को? यस सर। यस सर। फिर भी और एग्जांपल ले रहा हूँ। ये हमें ए वेक्टर गिवन है सपोज,
और ये हमें बी वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर ऐसे गिवन है। तो फिर मैं सेम ऐसे ही करूंगा, ए वेक्टर और टेल से स्टार्ट करूंगा, बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर बनाऊंगा, बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम मुझे कंप्लीट करना है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जहाँ टेल थी दोनों की, वहां से जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब इसकी लेंथ तो मैग्नीट्यूड दे रही है, और ये जो भी एंगल आ रहा होगा यहाँ ए वेक्टर से, ये एंगल ये बना रहा है, जो भी एंगल थीटा है, तो उससे डायरेक्शन आएगी कि वेक्टर ए से एंगल थीटा पर, और इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, वो रिजल्टेंट है। और एनालिटिकल मेथड जो हमने ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला देखा था, सेम फॉर्मूला इसमें भी लगता है। पहले एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये ए वेक्टर है मान लो, और ये हमारा बी वेक्टर है। पहले ए बनाया, वहीं से ये बी वेक्टर बनाया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये टेल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और वेक्टर लिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये हमारा ए और बी वेक्टर का सम होगा, ए एंड बी। बी ये वाला था, ए ये वाला था, तो ए और बी का सम, ये हमारा वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। Yes, और sir. जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, वो जो ट्रायंगल लॉ में लग रहा था, सेम पैरेललोग्राम लॉ में लग रहा है, क्योंकि डेरिवेशन में पैरेललोग्राम ही बन गया था। पी स्क्वायर ये फॉर्मूला हमने वहां पढ़ा था, सेम फॉर्मूला रिजल्टेंट का इसमें भी यूज होगा। और पी से अगर एंगल रिजल्टेंट हमारा फाई बना रहा है, यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ एक, ये हमारा पी वेक्टर है, ये हमारा क्यू वेक्टर है। तो हमने क्या किया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और ये हमने डायगोनल ली, ये रिजल्टेंट आ रहा है, और ये एंगल फाई बन रहा है पी से। अब ये जो सामने वाला वेक्टर है, ये क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये क्यू वेक्टर है, तो ये भी क्यू वेक्टर के बराबर ही होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट साइड है। तो अगर हम यहाँ इस ट्राइंगल को देखें, तो ये ट्राइंगल लॉ बन रहा है, इसलिए सेम रिजल्ट आ रहा है। जो ट्राइंगल लॉ का रिजल्ट है, वही पैरेललोग्राम लॉ में भी हमारा सेम रिजल्टेंट आएगा। तो इसलिए फाई एंगल आ गया, और ये रिजल्टेंट आ गया, तो हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो दोनों से ही हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए था, सेम आ रहा है। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आप देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। सपोज हमें ये ए वेक्टर के बने, और ये बी वेक्टर के बने, हमें ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है।
तो ए माइनस बी वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का माइनस वेक्टर निकाल के उससे ऐड कर देते हैं, और बी वेक्टर का माइनस वेक्टर मतलब जो भी बी वेक्टर गिवन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर। तो लेंथ तो सेम रहेगी, खाली डायरेक्शन ये इधर जा रहा था राइट साइड में, ये लेफ्ट में चला गया, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है। तो ए के साथ माइनस बी को ऐड कर देंगे। ये मैंने बनाया ए वेक्टर, और यहाँ पर इसके पैरेलल ये मैंने बनाया माइनस बी वेक्टर। और यहाँ से ये फाइनल ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो वेक्टर आया ये रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि सब्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्ट आ रहा है ये आर वेक्टर। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा, अभी और एग्जाम्पल लूंगा। सपोज ये है हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, इसका ऑपोजिट एरो को ऑपोजिट साइड में लगा देना है डायरेक्शन चेंज करके। तो ये माइनस बी वेक्टर, अब ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दें तो ए माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर एज इट इज, इसमें माइनस बी वाला वेक्टर ऐड करना है हमें। और इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक ये ज्वाइन कर देना है। ये हमारा ए वेक्टर है, और ये वाला जो वेक्टर आया ये हमारा ए माइनस बी वेक्टर है। अभी और एग्जांपल लूंगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. मान लें ऐसे था, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो सबसे पहले माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। ये है माइनस बी वेक्टर, इसके ठीक पैरेलल और एरो अपोजिट डायरेक्शन में, और ए के साथ माइनस बी का एडिशन कर देंगे। तो इस रूल से हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। अब हम थोड़े से अलग तरह के रूल देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं मान रहा हूँ कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। No, sir. No. ये ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ आई वेक्टर, ये साइन यूनिट वेक्टर का साइन है, जे वेक्टर के वेक्टर, ये क्या होते हैं हम ये देख रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले मैं दो एक्सिस ले रहा हूँ, बाद में हम तीन एक्सिस लेंगे। पहले दो ले रहा हूँ खाली, एक्स और वाई।
तो सर एक्स डायरेक्शन, जे के पहले क्या बोलो। लिखा है? ये जे, ये आई लिखा है, ओके सर। ये जे, सर ये ऊपर जे, कैप है, ये ऊपर कॉमा, कैप है ये। ये कॉमा है। तो ये जो आई वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। जे वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर है, के वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आई वेक्टर, ये जो साइन है ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है, ऊपर ये जो ट्राइंगल जैसा बनता है, कोन जैसा। तो आई वेक्टर मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ ये, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 4 आई कैप, इसका मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 4 यूनिट है और जिसकी डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस है। तो ये वाला वेक्टर होगा ऐसा, जिसकी 4 यूनिट तो लेंथ हो गई और जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये 4 आई वेक्टर। अगर मैं कहूं -4 आई वेक्टर, माइनस मतलब अब एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन हो गई और लेंथ 4 यूनिट, इसका इसीलिए ये 1 यूनिट है। इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यानी हमारी लेंथ तो सेम रही 4 यूनिट और डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर मैं कहूं 2 आई वेक्टर, तो किधर होना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में? सर राइट। लेफ्ट में सर। राइट में। राइट में। 2 आई मतलब इसका आधा होना चाहिए और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जब तक ये आई वेक्टर दिया होगा तब तक हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे, जब माइनस दिया होगा तो इसके अपोजिट लेंगे। -2 आई किधर होना चाहिए? सर सर लेफ्ट लेफ्ट की में। तरफ। लेफ्ट में। इसी तरह से जो जे वेक्टर है, तो जो आई वेक्टर है वो किधर होता है? आई यूनिट वेक्टर, यानी एक यूनिट वाला वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होता है। इसी तरह जो जे यूनिट वाला वेक्टर है ये भी एक यूनिट है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव वाई की तरफ। तो अगर हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर, और माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वेक्टर आएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 3 जे, तो ये वेक्टर ऐसा ही आएगा, 3 जे वेक्टर ऊपर की तरफ, और इसकी लेंथ 3 यूनिट्स हुई। अगर मैं कहूं -3 जे, तो ये ऐसा होगा जिसकी लेंथ 3 यूनिट और ये डाउनवर्ड वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, -3 जे। सर जो जे वाला होता है तो वाई एक्सिस के हम चलता है। हाँ, जे वाला जो है प्लस जे वो वाई एक्सिस के अलोंग है, प्लस आई यस वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो के वाला है वो जेड एक्सिस अभी बनाई नहीं है उसके अलोंग होगा। यस। तो पॉजिटिव अगर मैं नेगेटिव वन पे तो सर जब हम्म माइनस ये आई, सर जो माइनस आई है वो भी तो एक्सेप्ट अलॉन्ग होगा सर। आवाज नहीं आ सर रही ठीक से, फिर से बोलो, जो माइनस जोर से जो बोलो। माइनस आई है सर वो भी तो एक्स भी तो होगा वो। ऑडियो सही नहीं आ रहा तुम्हारा, फिर से बोलो। ठीक है कल पूछूंगा सर। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग बताओ क्या बोल रहे हैं। मेरे पास ऑडियो नहीं आ रहा है इनका ठीक से। स्टूडेंट्स आप लोग बता रहे हैं मुझे? सुधांशु स्टूडेंट्स टाइप करके मैं बता दूंगा। हैं? इनका क्वेश्चन क्या है ये बताओ मुझे। सर एक बार टाइप कर देना, मैं बता दूंगा। आपको भी आवाज नहीं आ रही इनके ठीक से? ऑडियो में प्रॉब्लम है भाई, कौन स्टूडेंट है ये? फिर से बोलो, धीरे धीरे बोलो, मतलब आवाज जोर से रखो लेकिन जो वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे बोलो। बताओ। टाइप कर बॉक्स में। हाँ टाइप करो चलो।
जो -1 है एक्स का अलोंग ही तो होगा। -1 एक्स के अलोंग क्यों होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। +1 एक्स के अलोंग होगा, -1 एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्स के अलोंग क्यों होगा, ये बताओ जरा। ये कह रहे हैं अगर -i लेता हूँ, यही तो कह रहे हैं, तो ये एक्स के ऑपोजिट लेफ्ट में होगा -i 1 यूनिट, और खाली +i लेता हूँ तो ये 1 यूनिट राइट में होगा, ये वाला, ये +i है, ये -i है। बोलो क्या डाउट है अब इसमें। एक्स एक्सिस पे नहीं होता, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं ये वेक्टर, एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर हैं। एक्स एक्सिस पे होना जरूरी नहीं है, एक्स के पैरेलल जो भी वेक्टर हैं वो सारे आई वेक्टर हैं। हाँ, एक्स एक्सिस पे होना जरूरी नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। जे वेक्टर मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, वो स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। अब आया समझ में। इसी तरह जो के वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो अगर मैं ऐसा बना दूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव जेड एक्सिस, वो यूनिट वेक्टर के है। तो अगर मैं लिखता हूँ 4k वेक्टर, तो इस जेड एक्सिस के पैरेलल वेक्टर होगा ये 4k वेक्टर। अगर मैं लिखूं -4k वेक्टर, तो इसके ऑपोजिट इधर की तरफ डायरेक्शन होगी। ये जेड एक्सिस के पैरेलल स्पेस में कहीं भी, इसके पैरेलल जेड पे भी हो सकता है, इसके पैरेलल कहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं है यहीं पर हो, बस हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चल रही है कि इसके पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में -4k वेक्टर होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। यस सर। सर लेंथ तो दोनों केस में 4 ही है ना? लेंथ दोनों केस में, हाँ, जो भी यहाँ लेंथ दी होगी उतनी रहेगी, लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, ओके सर। लेंथ तो जो यहाँ नंबर आएगा इसका मल्टी, इसीलिए ये 1 यूनिट लिखा है। सर जो आई वेक्टर है वो पूरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है आई वेक्टर। जे वेक्टर यानी आई वेक्टर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, जे वेक्टर प्लस वाई की तरफ होगा ऊपर। तो वाई के पैरेलल कहीं भी स्पेस में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक समझ में आया सबको। यस सर। तो इसलिए अगर कोई वेक्टर ऐसा लिखा है, मान लो -2i+3j वेक्टर लिखा है, तो अगर मैं इसको एक्स वाई एक्सिस में देखूं, अभी मैंने 2 डायमेंशनल वेक्टर लिया, जेड कंपोनेंट नहीं लिया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट, और फिलहाल मैं यहां से स्टार्ट कर दे रहा हूँ ओरिजिन से, तो यानी ओरिजिन के इधर चले यहां तक, ये 2i वेक्टर मेरा ये वाला वेक्टर हुआ, और 3j वेक्टर ऊपर होगा, और इनको मैं ट्राइंगल लॉ से ऐड कर दूं तो ये मेरा वेक्टर ए आ गया। और यहां से जो ए है इसका मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस लगा देते हैं, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है वो पाइथागोरस से इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर उससे आ रहा है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने का भी ये रूल भी आ गया, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सबको ऐड कर दो, उसका रूट ले लो, तो मैग्नीट्यूड आ जाता है।
तो हम किसी वेक्टर को आई जे में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वेक्टर का मीनिंग ये होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ऐसे में और एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर ये 3i प्लस 4j वेक्टर हुआ तो इसका मतलब अब एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, अब खाली पैरेलल से काम चलाएंगे। 3i मतलब राइट डायरेक्शन में, ये हमें एक्स वाई एक्सिस गिवन है, तो हमें इससे खाली डायरेक्शन का आइडिया लेना है। यानी 3i मतलब स्पेस में कहीं भी लेकिन इस तरफ, ये 3i हो गया, 3 यूनिट्स, इसकी लेंथ 3 यूनिट और डायरेक्शन प्लस एक्स वाली। 4j ऊपर 4 यूनिट, 4j लेंथ 4 यूनिट और डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इसको ट्राइंगल लॉ से हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। और रूल भी आ गया, जो भी आई का मल्टीपल है उसका स्क्वायर, जे का मल्टीपल है उसका स्क्वायर, ये अब रूल आ गया मैग्नीट्यूड निकालने का। तो जो कि हमें मालूम है ये 5 यूनिट, इससे हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो क्या हमें ये समझ में आया? Yes, sir. स्टूडेंट सबको समझ में आया? तो कोई भी वेक्टर गिवन है इसका मीनिंग ये है। अभी और एक तो एग्जांपल और ले रहा हूँ। वेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 11th क्लास में तो यूज होंगे, वो 12th में भी काफी चैप्टर्स में वेक्टर यूज होंगे। तो अगर कोई वेक्टर ऐसा गिवन हो -3i प्लस 4j, तो यहाँ पे पहले मैं एक्स वाई एक्सिस ले रहा हूँ। ये हमें पता होना चाहिए एक्स वाई एक्सिस कहाँ है हमारी। तो एक्स वाई एक्सिस ये गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें ये वेक्टर लेना हो, क्योंकि ये माइनस है तो ये -3i लेफ्ट में होना चाहिए, ये आई कैप कहलाता है। और ये जो कोन जैसा साइन है ये यूनिट वेक्टर का साइन है, मतलब 1 यूनिट। तो 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 रहेगा, इसीलिए ये 1 यूनिट वेक्टर लिया गया है। और 4j हमारा वाई एक्सिस की तरफ होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। और इसको हम ये ज्वाइन कर दें, ये हमारा जो आया ये वेक्टर ए वेक्टर आ रहा है इनका रिजल्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड तो माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर करने से तो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए 3 स्क्वायर प्लस, इसलिए मैग्नीट्यूड इसका 5 ही रहेगा। ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हमारे पास ऐसा वेक्टर गिवन हो -2i -2j, ये लेफ्ट होना चाहिए राइट होना चाहिए 2i वेक्टर, सर लेफ्ट। और ये 2j वेक्टर ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए? सर नीचे। गुड। तो 2 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, और डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें ये जो आया ये हमारा वेक्टर ए आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी लिखते हैं, और खाली ये लेटर लिखते हैं, वो भी मैग्नीट्यूड कहलाता है वेक्टर का। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात करता हूँ।
अगर एक्स एक्सिस से देखें तो ये थीटा एंगल डायरेक्शन एंगल हमें मिल रहा है। तो टेन थीटा यहाँ से निकाला, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ 2/2, तो इसलिए थीटा हमारा 45 डिग्री। तो इसलिए एक्स एक्सिस से 45 डिग्री ये नीचे की तरफ ये डायरेक्शन आ गई। तो ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है जो 45 डिग्री है। तो ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे और ऐसे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। यहां तक समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. इसी रूल से अब मैं 3D में लिखूंगा, यानी अगर ऐसा वेक्टर हो 2i प्लस 3j प्लस 4k, मान लो ऐसा वेक्टर हो, तो ये 4k वाला, ये जो भी रिजल्टेंट आएगा ये वाला z डायरेक्शन में होगा 4 यूनिट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का रूल याद कर लेना है हमें। जब हमारे पास दो वेक्टर थे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या था, अब इसका स्क्वायर और ऐड कर देंगे। तो कोई भी हमें ए वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड हम इस रूल से फाइंड कर लेंगे। मान लो हमें ये वेक्टर बी गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका मल्टीपल है इसका स्क्वायर, या 1 भी ले सकते हैं क्योंकि -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर सेम ही होगा, प्लस 1 स्क्वायर। तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। सर इसमें एंगल कैसे निकलेगा? अभी देखते हैं। अगर ये 3i प्लस 4k वेक्टर है, इसमें j नहीं है, तो j वाले को हम 0 मान लेंगे। तो c का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस वो 0 हो गया, 0 स्क्वायर लिख सकते हैं चाहे ना लिखें, प्लस 4 स्क्वायर। तो हमारा ये मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे निकालेंगे। और इसमें डायरेक्शन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लो मैं ये वेक्टर ले रहा हूँ 2i 3j और 4k वाला। डायरेक्शन में थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आए तो हम याद कर लेंगे, पर कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, उनको जरूर समझ में आएगा। तो इसके लिए जो भी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर मैंने स्पेस में बना दिया जिसकी लेंथ √29 है। इस वेक्टर से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा ये वाला आएगा, यानी 2 यूनिट, और ये वाला है √29। तो एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल है वो निकालने के लिए मैं ऐसा करूंगा, इसको अगर मैं अल्फा एंगल बोल रहा हूं तो कॉस अल्फा 2/√29, इससे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं।
तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा, कॉस इनवर्स 2/√29, ये मेरा एक्स एक्सिस से एंगल है। तो हमारे पास रूल आ गया, एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे, यानी अब रूल क्या आ गया यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, जनरल ए एक्स आई, वाई जो ये मल्टीपल है इसका नाम मैं ए वाई रख रहा हूं। तो इस वेक्टर के एक्स वाई और जेड तीनों से अलग अलग डायरेक्शन होंगी, तो तीन तरह के डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं वो। तो जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, अगर मैं उसे कॉस अल्फा लूं, अल्फा एंगल है, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास ही आ गया, ए एक्स अपॉन ए। ए जो है इसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह कॉस बीटा मेरे पास ए वाई अपॉन ए आ गया। और जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो कॉस, वो गामा बन रहा है। तो मैं रूल याद रखूंगा, जब भी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है तो कॉस अल्फा यूज करूंगा, वाई एक्सिस से कॉस बीटा और जेड एक्सिस से ये कॉस गामा। और इनकी सर प्रॉपर्टी होती है। सर हाँ बोलो। डायरेक्शन कीवर्ड दोबारा समझा देना। ये डायरेक्शन निकालने के लिए इसका जो एक्स से डायरेक्शन निकालना है, तो एक्स कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे 2 है, अपॉन जो इसका मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा। जैसे मैग्नीट्यूड 29 आया था, 2/29 हो जाएगा। 2/√29, हाँ रूट में आया था ना। यस तो सर। कॉस इनवर्स ये अल्फा एंगल आ गया, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वेक्टर का वो ये आ गया। ओके सर। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अगर लिखूं, कॉस अल्फा हमारे क्वेश्चन में आ गया 2/√29। अब अगर मैं कॉस बीटा लिखूं, तो बीटा के लिए ये वाला लेंगे, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो भी वेक्टर है उससे जब हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये स्पेस में होगा 3 डायमेंशनली, इससे जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस पर जो वाई कंपोनेंट है वो आ रहा होगा, यहाँ पे जो भी वाई कंपोनेंट है उसकी लेंथ आ रही होगी, इसलिए वाई से एंगल ये स्पेस में बनेगा। तो ये बीटा एंगल स्पेस में 3D एंगल बन रहा होगा। ये देखने में यहाँ एक प्लेन में आ रहे हैं लेकिन एक प्लेन में नहीं होंगे, ये कहीं 3 डायमेंशनल, कहीं बीच में इंक्लाइंड होगा ये वाला वेक्टर है ना। तो ऐसे अल्फा बीटा गामा ऐसे 3 एंगल्स हम निकाल लेंगे। ये हम मैथ्स में फिर डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। जनरली फिजिक्स में हमें ये नहीं निकालने पड़ेंगे। जो आई जे के 3 डायमेंशनल वेक्टर है वो एक्स वाई जेड एंगल एक्सिस से कौन से एंगल बना रहे हैं, जनरली हमें कम आएंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ तक बताओ, मुझे यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, और याद भी कर लेना है। अब देखें, अब हमें इस जो हमने मेथड सीखा है इसका बड़ा एडवांटेज है। अभी एक और देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं ए जो था हमारा, ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट में x² प्लस ay² प्लस az² लिख सकता हूँ ऐसा। Yes, sir. इसलिए a² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इसलिए अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे एक रिजल्ट मिल जाता है।
ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये मैथ्स में भी आपने पढ़ रहे होंगे अल्फा बीटा गामा। तो इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जब इन तीनों का स्क्वायर का सम कर देंगे तो ये सम मिलाकर ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ये ऊपर वाला भी ए स्क्वायर है। 1 बन जाएगा। हाँ, तो ये डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसे हमें याद रखना है, ये अच्छे क्वेश्चन में काफी जगह यूज होगी। तो पहले यहाँ तक देखें, यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। Yes, sir. No, sir. अब हमने ये जो आई जे के वेक्टर सीखे हैं, इनकी हेल्प से हम एडिशन देखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारा, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान ले 2 डायमेंशनल पहले वेक्टर ले रहा हूँ। हमें ये दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और हमें इनको ऐड अप करना है, तो बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए। अब रूल ये हो गया, आई और आई वाले कंपोनेंट ऐड कर देने हैं और जे वाले के साथ ऐड कर देने हैं। तो ए प्लस बी हमारा ये वेक्टर आ गया। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, ये मॉडुलस लगा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हमें समेशन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ये जो भी आंसर है वो आंसर हो गया। ऐसे हम एडिशन कर लेंगे। और एग्जांपल देखते हैं। तो जब हम इन वेक्टर का एडिशन करेंगे, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, तो हमें सेम रूल फॉलो करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आई आई वाले एक साथ ऐड कर दें, जे वाले एक साथ ऐड कर दें, इनके रेस्पेक्टिव साइन के साथ एडिशन हो जाएगा। तो हमें p प्लस क्यू वेक्टर, ये वेक्टर मिल गया। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई फिगर भी नहीं बनानी पड़ी और हमें कोई फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला वो नहीं लगाना पड़ा, सीधे सीधे हमारा एडिशन आ गया आईजे में। और हमें सम करना है इन दो वेक्टर्स का। तो क्या लिखूं बताओ मुझे। सर -6i वेक्टर प्लस 4j -6i प्लस 4j प्लस वेक्टर। 4j। 4j कैप। प्लस 4j कैप। तो ऐसे हम कोई भी दो वेक्टर गिवन है उन्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड अप करके ऐड कर लेंगे। हमें सर आसान अगर लगा। निकालनी हो तो? सर अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो? r+q वेक्टर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो हमें। यस सर। ये जो वेक्टर आया, मान लो मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे एक्स और वाई एक्सिस कहाँ गिवन है। मान लो एक्स वाई एक्सिस ऐसे गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन बता पाऊंगा मैं, है ना। पहले हमें स्पेस में एक्स वाई एक्सिस गिवन होनी चाहिए। अब -6i, तो मतलब एक्स के ऑपोजिट चलूंगा, -6i। 4j, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं। सर अब बार अपवर्ड। अपवर्ड। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये 4i 6i 4j इस ट्राइंगल लॉ से ऐड करके ये मेरा वेक्टर r प्लस वेक्टर q है। और इसकी डायरेक्शन मैं ऐसे निकाल लूंगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं खाली मैग्नीट्यूड लूंगा 4/6 विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है इधर लेफ्ट डायरेक्शन में। सर ये नेगेटिव एक्सिस भी लिखना है? हम्म तो इससे तभी तो मुझे पता चलेगा, या तो फिगर बना देंगे हम, फिगर में थीटा लिख रहा होगा तो भी समझ में आ रहा है, पर मैंने इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए बता दिया कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पर ये रिजल्टेंट आ रहा है। तो ऐसे हम डायरेक्शन हमें पता चल गई। ओके सर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं अब आपको और ज़्यादा पकाना नहीं चाहता हूँ आज की क्लास में। जितना आप पक चुके हैं अभी तक उतना काफ़ी आज के लिए, तो इसलिए मैं वाइंड अप करने वाला हूँ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। नो। हाँ, तो मैं आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। नमस्कार। नमस्ते, गुड बाय। Thank you. ओके, बाय बाय। बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय सर, बाय। बाय बाय। थैंक यू सर।